Assalamu alaikum first year. How are you? I hope you all are fine. And today we are going to learn about the biological method, that is lecture number 13 of chapter number 1. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड को थोड़ा सा देख लिया था. ठीक है, हम लोग उसके स्टेप्स एक्चुअली में पढ़ रहे थे, तो जिसके अंदर हम लोगों ने हाइपोथेसिस को स्टार्ट किया हुआ था. ठीक है, हाइपोथेसिस को मैं बता रही थी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हम लोग डिवाइस कर सकते हैं. तो उसके हम लोगों ने कुछ दो तरीके देखे थे. ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग. तो अब आज के लेक्चर में देखते हैं हम लोगों ने क्या देखना है. सम अदर मेथड्स टू डिवाइस हाइपोथेसिस. ठीक है, कुछ और भी मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम हाइपोथेसिस को डिवाइस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस को बनाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं. उसमें सबसे पहले है इंट्यूशन और इमेजिनेशन. इमेजिनेशन हमारे मतलब जहन में क्या तसव्वुर बन रहा है किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी तसव्वुर का. ठीक है, तो हम उसको भी एज ए हाइपोथेसिस, कोई स्टेटमेंट हम पास कर सकते हैं, एज ए हाइपोथेसिस उसको यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा है एस्थेटिक प्रेफरेंस. इसका मतलब होता है हमारी तरजीहात क्या हैं, हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं. अगर दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम अपने लिहाज से जिस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है, उस लिहाज से हम लोग हाइपोथेसिस को बिल्ड कर लेते हैं. उसके अलावा रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़. बाज़ दफ़ा साइंस और जो रिलीजन होता है हम उसको आपस में इंटर रिलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, हम साइंस को रिलीजन की बेसिस पर भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. ठीक है, जब हम लोग अंदर रिलीजियस या फिलोसफिकल आइडियाज़ की मदद से हम लोग हाइपोथेसिस डिवाइस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक मेथड है हाइपोथेसिस को डिवाइस करने का. उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्क किया होता है, बहुत सारी रिसर्चेस की होती हैं, रिसर्चेस. ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोसेस यूज़ किए होते हैं, तो अगर हम अपना काम उन प्रोसेस के साथ कंपेयर जब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे भी हमें हाइपोथेसिस बनाने का मेथड मिल सकता है. ठीक है, या फिर इस तरह से हो सकता है कि हम कोई एक चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, तो उसी डिस्कवरी के अंदर हमें एक और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है, तो उसके ज़रिए से भी हम हाइपोथेसिस को बिल्ड कर सकते हैं. Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted. अब एक हाइपोथेसिस हमारे पास आ गई, एक स्टेटमेंट आ गई. ठीक है, अब वो जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम लोग बार बार टेस्ट कर रहे होते हैं, अगेन एंड अगेन. ठीक है, लेकिन वो फाल्सीफाई नहीं हो रहा होता, वो किसी भी तरह से डिसप्रूव नहीं हो रहा होता, उसको पूरी सपोर्ट मिल रही होती है बार बार एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से, टेस्ट के ज़रिए से. ठीक है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. ठीक है, ये भी एक तरीका होता है हाइपोथेसिस का फर्दर फॉर्मुलेट करने की. ये बेसिस हमें इससे मिलती हैं. ठीक है, कि कोई हाइपोथेसिस इस तरह का होना चाहिए ताकि उसको कोई रिजेक्ट ना कर सके. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस एक ही एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के बाद भी फाल्सीफाई नहीं हो सकते, तो वो एक थ्योरी बन जाता है. ठीक है, सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट विच इज़ कॉल्ड अ थ्योरी. ठीक है, जब एक बहुत सारे हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर हमें मिलते हैं, वो हाइपोथेसिस जितने भी मिलते हैं हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से वो डिसप्रूव नहीं हो रहे होते, तो वो क्या बन जाते हैं, अल्टीमेटली थ्योरी. अब क्या होता है कि थ्योरी जो होती है जब वो बन जाती है तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं. थ्योरी किस तरह की होनी चाहिए. अ गुड थ्योरी इज़ अ प्रिडिक्टिव. प्रिडिक्टिव का मतलब ये होता है कि हम उससे कोई ना कोई पेश गोई कर सकते हैं. ठीक है, प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है. ठीक है, हम आने वाली मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को पहले से बता दें कि इस चीज़ के नतीजे में ये चीज़ बनेगी, तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन. उसके बाद है इट हैज़ एन एक्सप्लेनेटरी पावर. एक्सप्लेनेटरी पावर का ये मतलब होता है कि कोई भी हम लोग थ्योरी बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो थ्योरी ऐसी होनी चाहिए कि हमें पढ़ के समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या है. ठीक है, इट मीन्स जस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी. जब किसी थ्योरी से हमें नए हाइपोथेसिस, नया कॉन्सेप्ट कोई मिले, नई कोई थ्योरी मिले, तो उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी. तो ये फीचर्स हैं गुड थ्योरी के. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड थ्योरी. गुड थ्योरी इज़ प्रिडिक्टिव, एक्सप्लेनेटरी पावर और प्रोडक्टिव थ्योरी होनी चाहिए, जिससे हमें नए हाइपोथेसिस भी मिल सकें. अब क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है उसके इसमें भी अब क्या होता है कि टेस्टिंग होती रहती है उसके बाद भी. हालांकि उससे हमें नए हाइपोथेसिस मिल रहे होते हैं, लेकिन टेस्टिंग जारी रहती है. ठीक है,
साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देते हैं कि उस दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी को हम फाल्सिफाई कर सकें, डिसप्रूव कर सकें। लेकिन अगर थ्योरी ये सारी टेस्टिंग पास कर जाती है, ठीक है, सारे रिजल्ट्स को वो पास कर जाती है, उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स निकलें और बहुत ज़्यादा तजुर्बात की बेसिस पर और एविडेंसेस पर वो कंटिन्यू रहती है, वो उसको कोई डिसप्रूव नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली जो थ्योरी है वो लॉ बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की बेस पर कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सका, कोई साइंटिस्ट उसके अपोजिट कोई चीज़ नहीं पेश कर सका, तो वो अल्टीमेटली थ्योरी क्या बन जाती है, लॉ। अब लॉ क्या होता है, लॉ एक कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है जिसको कोई बदल नहीं सकता है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज़ एन इरिफ्यूटेबल थ्योरी, वही बात कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उस पर कोई रिजेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, अब बायोलॉजी के अंदर क्योंकि नेचर बहुत डाइवर्स होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉज नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर कि हाइपोथेसिस को किस तरह से डिवाइस किया जाता है, थ्योरी कैसे बनती है, लॉ कैसे बनते हैं। ठीक है, और बायो के अंदर कौन से लॉ, दो मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स भी दे दी, इसके अलावा भी चंद एक हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आज के लेक्चर में यही था। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।